नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। मतलब उसने 1 रुपए में 3 खरीदी तो टॉफियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 1/3 टॉफी का मूल्य है। अभी वो बोल रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी चाहिए, तो इंटू 150 डिवाइड बाई 100। तो इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये कितने पे कट होगा, ये आएगा मेरा 3/2। तो इधर से क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट होगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि 2 टॉफियों का मूल्य 1 रुपए है। मतलब मेरे को 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया होगा एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी = 7 सेंटीमीटर, सी डी = 1 सेंटीमीटर और पी डी = 5 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपना। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और उसमें से मैं 2 जीवा बना लेता हूँ और इनको बाहर मिला लेता हूँ किसी पॉइंट पी पे। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। तो क्वेश्चन में दिया होगी ए बी और सी डी को बढ़ाने पर पी बिंदु पर मिलती हैं। तो अभी मेरे को क्या दिया है कि ए बी = 7 सेंटीमीटर, ये ए बी 7 सेंटीमीटर है और सी डी मेरा है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 हो गया। तो और पी डी = 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे से पी बी की लेंथ पूछी है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास होती है कि पी ए इंटू पी बी इसके इक्वल होता है मेरा पी सी इंटू पी डी के। तो पी ए मेरा कितना है, तो पी ए मेरा हो जाएगा 7 + x, मतलब x + 7 और इंटू पी बी मेरा क्या है x इक्वल टू पी सी क्या है, पी सी मेरा 5 और 1 6 और इंटू में पी डी क्या है मेरा 5। तो इधर से कितना आ गया, 30 आ गया। अभी मेरे को 30 के 2 ऐसे जोड़ लेने हैं कि जिनका अंतर 7 हो। तो वो मेरे क्या होंगे, तो मेरे होंगे 10 × 3। तो 10 × 3 इनका डिफरेंस 7 है। तो x की वैल्यू इधर से मेरी क्या आई निकल के, तो x की वैल्यू इधर से मेरी आई 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिया होगी ट्राइंगल एबीसी में ए बी = 7 सेंटीमीटर, बी सी = 10 सेंटीमीटर और ए सी = 8 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। तो ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। अभी उसने दिया हुआ कि ए बी 7 सेंटीमीटर है और बी सी 10 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। यदि ए डी बी ए सी का कोण समद्विभाजक है जहां डी बी सी पर स्थित एक बिंदु है, मतलब डी यहाँ पे कोई बिंदु है, ए और डी को अगर मिलाऊंगा तो ये ए डी इसका एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं हम उससे सामने वाली भुजा को वो एंगल बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है। तो मतलब ये मेरा 7 होगा और ये 8 होगा, मतलब इस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। तो मतलब इधर 8 और 7 कितना है मेरा 15। तो 15 की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है। तो क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या पूछा होगा तो डीसी का माप बताइए। तो डीसी मेरे पास क्या है 8, तो मेरे को 8 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू 8 और अपॉन में 15। तो अभी इसको 5 से कट करूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो मेरा कितना आ जाएगा 16/3। तो डीसी की वैल्यू मेरी आई 16/3। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिया होगी एक टायर में 3 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय मिनटों में लेंगे। तो मेरे पास 3 पंचर दिए हुए हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। अभी बताया हो कि पहला उसे 9 मिनट में पिचका देता है, सेकंड वाला उसे 18 मिनट में पिचका देता है और थर्ड वाला उसे 6 मिनट में पिचका देता है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल इनका एलसीएम है 18। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई मेरे पास, इधर से 2 आई और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई 1 और इधर से एफिशिएंसी इसकी है 3। तो अभी बोल रहा है कि तीनों को मिलकर उसे पिचकाने में कितना टाइम लगेगा। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरी 3 और 1 4 और 2 6। तो निकालने कितनी है हवा 18। तो अपॉन में 6 करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 3 मिनट में तीनों मिलके उस टायर को पूरा पिचका देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया होगी 16 संख्याओं का औसत 48 है। तो मैं लिख लेता हूँ कि 16 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज है 48। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, मतलब 6 का जो एवरेज है वो 45 दिया हुआ है।
और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। मतलब जो लास्ट 7 है उनका एवरेज है मेरे पास 53। तो अभी क्या दिया हुआ कि 7th और 8th 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ 7th 8th और 9th। तो 9th को अगर मैं x मान लेता हूँ तो 7th मेरी क्या होगी x+3 और 8th क्या हो जाएगी मेरी x+7। तो 9वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है, तो 7th और 9th का मेरे को एवरेज निकालना है। तो ये क्या है 2x+3 है, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा मेरे पास x+1.5। तो ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इधर से मैं सोल्व करता हूँ इसको। मेरे को दिया हुआ कि 6 संख्याओं का औसत 45 है। तो पहले कितना दिया हुआ था 48 का हुआ था, तो ये कितना कम है 3 कम है कितनी संख्याओं पे 6 पे। तो ओवरऑल कितना कम हो जाएगा तो -18 हो जाएगा ये मेरा। और ये 53 इससे कितना ज्यादा 48 से, तो 5 ज्यादा है। 7 संख्याओं पे कितना तो +35 हो जाएगा ये, क्योंकि एक संख्या पे 5 है तो 7 पे 35 हो जाएगा। तो ओवरऑल इधर से मेरा क्या आया, तो ओवरऑल मेरा इधर आया +17। मतलब 17 जो है इनके पास ज्यादा है। तो जो 3 संख्या बची है इनके पास 17 कम होगा। तो सबसे पहले मैं तीनों का जोड़ निकाल लेता हूँ क्या होगा। तो मेरा रहेगा 48 × 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 × 8 = 24, 4 2 3 चौक 12 और 2 14, ये मेरा आ गया 144। तो इसमें से 17 कम है क्योंकि 17 इनके पास है। ये जो 6 और 7 संख्याएं हैं 13 इनके पास 17 है, तो इसमें से 17 कम होगा। तो इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो 127 हो गया। इधर से इनका जोड़ कितना है, तो इधर से इनका जोड़ है 3x + 10। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा 3x + 10 के। तो इधर से 3x कितना आ गया मेरा, 3x मेरा आया 117। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आई मेरी आई 3 × 9 और 3 × 27। x की वैल्यू इधर से मेरी आई निकल के 39। और मेरे से को निकालना क्या था अभी x + 1.5। तो इसमें अगर मैं 1.5 ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 40.5 और ये मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया होगी ₹4620 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त रुपयों में कितनी होगी। तो मेरे पास इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं 1/10। इसका मतलब है अगर मैंने 10 रुपए उधार लिए थे तो मेरे को 11 वापिस करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट किस्त के टाइम पे है, तो अगर सेकंड के टाइम पे क्या होगा तो मेरा होगा 10 × 10 और ये हो जाएगा मेरा 11 × 11। अगर 2 बार बोला है तो 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 3 साल बोलता तो 3 बार करते, लेकिन उसने बोला कि तो समान वार्षिक किस्तों में वापिस की जानी है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, ये दिया हुआ है। तो इधर तो लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करूंगा 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इधर किया है तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मेरे को। तो इधर इनका मल्टीप्लाई कितना आया मेरे पास 110 और इधर से कितना आया 100। तो दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आया 210 और इधर से इसको एक को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 121। मतलब अगर मैंने 210 रुपए उधार लिए थे तो मतलब 121 और 121 करके मेरे को वापस करने पड़ेंगे। ये क्या दिया हुआ है मेरे को 4620 रुपए मैंने लिए हैं, तो मतलब 4620 लिए हैं। तो इधर लिखूंगा तो ये इसका कितने गुना है, तो ये इसका 22 गुना है। तो अगर इसका 22 गुना करूंगा मैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2662। तो मतलब इतने रुपए की एक किस्त बनेगी मेरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार वितरण को प्रदर्शित करता है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि शनिवार को बेचे गए वनीला केक की संख्या और बेचे गए चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपए और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपए है तो शनिवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि रुपयों में कितनी है। तो सबसे पहले मैं सैटरडे में देखता हूँ मेरे को कितना दिया हुआ है 16%। मतलब 10,500 टोटल बेचे थे तो उसमें से 16% सैटरडे को बेचे हैं। तो इसका 16% मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 16% हो जाएगा इसका 1680। तो 1680 है। अभी बोल रहा है कि वनीला केक और चॉकलेट केक जो बेचे गए हैं उनका अनुपात है 4:3। तो ये मेरा वनीला केक है और इनका रेशियो कितना है चॉकलेट केक के साथ है, ये मेरा हो जाएगा 4:3। तो अभी 7 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 की वैल्यू मेरे पास आई है 1680। तो 1 की वैल्यू इधर से मेरे पास क्या आएगी, 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये हो जाएगी 240। तो इधर से वनीला केक कितने इसमें तो 960 होंगे और ये कितने हो जाएंगे 720 हो जाएंगे।
तो अभी वनीला केक का विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। और चॉकलेट केक का मूल्य है मेरे पास 15 रुपये, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, तो ये कितना आएगा मेरा 0, 8 6 48, 8 4, तो 8 9 72 और 4 76, मतलब 7,680 रुपये तो इसको बेच के मिले हैं वनीला केक को। और इधर से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 0, 15 दूनी 30, 0 3, 15 7 105, 105 और 3 108, तो मैं 7680 को इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 0 8 4 और 18, तो मतलब 18,480 रुपये मेरे को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मैं देख लेता हूँ, तो ये ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 4, 18,480 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, एंगल POQ इक्वल टू 54 डिग्री है, तो एंगल PRQ का माप डिग्री में क्या है। तो मतलब ये मेरे को O पॉइंट दिया हुआ है और ये एंगल है मेरे पास इधर 54 डिग्री, तो मेरे से क्या पूछा है कि PRQ ये वाला एंगल मेरे से पूछा है, तो मैं इसको इधर मिला लेता हूँ, कहीं पे किसी भी एक बिंदु को P को मिला लेता हूँ और Q को इसके साथ मिला लेता हूँ। तो अगर ये इसी चाप द्वारा PQ द्वारा सेंटर पे अगर एंगल 54 बनता है तो बाकी वृत्तखंड पे कितना बनेगा, इससे आधा बनेगा, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा 27 डिग्री हो जाएगा। तो अभी मेरे को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 153 डिग्री। तो यही मेरे से उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं दिया हुआ कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है, उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय घंटों में बताइए। तो मेरे को क्या दिया हुआ है कि जो 225 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कोई ट्रेन 2.5 घंटे में कवर करती है, तो 2.5 घंटे का मतलब है कि 5/2 घंटे में। तो उसने मेरे से पूछा कि 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो 630 225 से ज्यादा है, तो मतलब अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो वो ज्यादा टाइम लेगी, तो ज्यादा के लिए मैं करूंगा ज्यादा से गुना और कम से मैं भाग करूंगा, तो अपॉन में 2 to 5 हो जाएगा। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, तो 9 से कट होगा तो 9 से 63 और 0, तो इसको 9 से कट करूंगा तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अगर मैं इसको 5 से कट करूंगा तो 5 5 25 और ये 5 से कट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 14 और इसको 2 से कट करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा 7। तो मतलब 630 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को कवर करने में 7 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं दिया होगी A और B ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि A ग्रेटर देन B है और उनका एलसीएम 209 है, तो B स्क्वायर माइनस A का मान क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है कि उनके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो संख्या खुद होगी और एक होगी। तो 209 के मैं अगर फैक्टर करता हूं तो मेरे पास आ जाएंगे 11 इंटू 19। अभी उसने क्या दिया होगी A ग्रेटर देन है B से, तो ये मेरा A आया और ये मेरा B आया। तो अभी क्या पूछा है कि B स्क्वायर माइनस A, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 11 का स्क्वायर होगा मेरे पास 121 और इसमें से मेरे को 19 माइनस करना है, तो माइनस 19, तो ये कितना आएगा 102। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को ₹50 पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन दिया हुआ है मेरे को, तो उसकी रेडियस में मान लेता हूँ r, तो मेरे को क्या दिया हुआ है 2r मेरे को दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और इधर से उसका h मैं हाइट मान लेता हूँ, तो h मेरे को दिया हुआ है 6 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, इधर मीटर में है और मेरे से पूछा हुआ है कि 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर बनाने के लिए क्या करूंगा मैं 70/100 करूंगा, तो ये मेरा मीटर में आ जाएगा। तो इधर भी मीटर और इधर भी मीटर। तो अभी मेरे को बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है 2πRH और इंटू 50 में अगर कर दूंगा तो वो मेरी कुल लागत निकल के आ जाएगी। तो इधर से मैं चलो वैल्यू पुट करता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 22/7 और इंटू 2r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 70/100 और इंटू में h की वैल्यू मेरे पास 6। तो इतने मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आएगा और उसने बोला है कि 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का क्या खर्चा आएगा। तो अगर इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल पैसे आ जाएंगे कि वो उसको पॉलिश करने का खर्च क्या आएगा। तो चलो इसको कट कर लेते हैं, तो 50 से कट करूंगा तो ये मेरा आएगा 2, 7 से कट करूंगा तो ये मेरा आएगा 10 और इसको 2 से कट करूंगा तो ये मेरा आएगा 11। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आ जाएगा 660, मतलब इतने रुपए लगेंगे मेरे को उसको लेटरल सरफेस एरिया को पॉलिश करने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ कि यदि 8A5146B
88 से भी भाज्य है, तो ए बी का मान क्या है? तो 88 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है कि वो 8 से भी डिवाइड होती है, वो 11 से भी डिवाइड होती है। तो 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है, अगर ये 8 से डिवाइड होंगी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इधर से चेक करते हैं कि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो 8 पंजे 40, 6 आया। तो अगर इधर मैं 4 रख देता हूँ बी की वैल्यू, तो मेरा 64 हो जाएगा। तो 8 8 64 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू मेरे को मालूम चल गई, इधर से मेरी बी की वैल्यू 4। तो अभी मेरे को 11 से और चेक करना है। तो 11 से चेक करने का रूल क्या होता है कि ऑड नंबर पे जो भी टर्म दी हुई है और इवन नंबर पे जो भी दी हुई है, उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का कोई भी डिविजिबल आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 ये मेरा आ गया 21। तो अभी ये बाकी बची हुई को हम देख लेता हूँ, a + 1 और +6, तो ये मेरा आ गया a + 7। तो इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो -a और -7, तो मेरे पास आया 14 - a। तो अगर a की वैल्यू में क्या रखूँ, तो a की वैल्यू मेरी सिंगल डिजिट में रहेगी, तो डबल में रहेगी नहीं। तो a की वैल्यू अगर मैं इधर 3 रख देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 11। तो 11 आ गया, तो 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे को मालूम चल गया b की वैल्यू तो मेरी इधर से 4 आई और a की वैल्यू मेरी आई 3। तो मेरे से क्या पूछा कि ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरा 4 × 3, तो ये मेरा आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको हमें सोल्व करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना ऊपर से। तो इसको मैं सेम लिख लेता हूँ 48.3, और इसमें से मैं क्या करूंगा इंटू 4.95 में बार कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 4.95। तो अंदर क्या बचेगा 4.95 और प्लस में मेरे पास बचेगा 13.25, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा अपॉन में, नीचे आ जाएगा मेरा ये है मेरा a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास a + b और a - b। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 12.55 प्लस 5.65 ब्रैकेट बंद, और ये मेरा हो जाएगा a - b, तो मतलब 12.55 और -5.65 और इनटू में है मेरा 19.8। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ दोनों को तो ये मेरा हो जाएगा 13 और 4 17, 17 और 1 18, मतलब ये मेरा आ गया 18.20 ये दोनों को ऐड करके। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरा हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और ये हो जाएगा मेरा 18, तो ये मेरा आ गया 18.20 ये दोनों को ऐड करके। और इनका माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा 6.90। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा जैसे 48.3 और इंटू 4.95। तो 8.20 से 8.20 कट जाएगा इधर, तो अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा 6.90 और इंटू 19.8। तो अभी मेरा दशमलव ऊपर भी 3 संख्याओं के बाद है और नीचे भी 3 संख्याओं के बाद है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 483 और इंटू 495, और इसके अपॉन में मेरा हो जाएगा 690 और इंटू 198। अगर मैं इसको 23 से कट करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 23 73 0 30 आ गया। अगर मैं 23 दूनी 46 तो 2 बच गया, तो 23 एकम 23। अभी मैं इसको 3 से कट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 10 और ये मेरा आ गया 7। तो अभी मैं इसको 9 से कट कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, और नीचे वाले को कट करूंगा तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। तो अभी ये 11 से कट होगा, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखा जाएगा 7 पंजे 35, तो मेरा हो जाएगा 35/10 × 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 17.5 और अपॉन में 10। तो इसको मैं और सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ 1.75। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इधर से मैं देख लेता हूँ मेरे को क्या दिया हुआ cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा -1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा को, तो ये मेरा हो जाएगा 1 - 3 sin² थीटा और इंटू में मेरा हो जाएगा cos² थीटा और -1 इधर था ही, और इंटू में क्या आ जाएगा मेरा tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा tan थीटा और प्लस में cot थीटा और इसका होल स्क्वायर और प्लस में 3। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री रख देता हूँ, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर मैं इसमें 45 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू साइन 45 मेरा क्या होता है 1/√2, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 और कॉस भी ऐसे ही 1/2 आ जाएगा, और इंटू tan 45 1 आ जाएगा और इधर से cot 45 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इंटू में 4
और प्लस में लिख लेता हूँ मैं 3। तो ये 2 और 2 इधर से 4 को कट करेंगे तो इधर -3 है मेरे पास और इधर में +3 है, तो दोनों कट हो गए, क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं दिए हुआ कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्य A B C D और E में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो मेरे से पूछा क्या हुआ उसने, राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या, तो ये बी इधर है, तो इसमें रोजगार प्राप्त कौन से हैं, ये हैं 7। और राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या की कितने प्रतिशत है, तो ये ई वाला है राज्य, तो इसमें रोजगार प्राप्त कौन से हैं, ये 8 है। तो अभी पूछा है कि जो बी में रोजगार प्राप्त युवा है वो ई में रोजगार प्राप्त युवा का कितना प्रतिशत है, तो मेरा हो जाएगा 7/8। तो 7/8 है, तो परसेंटेज मेरे को निकालना है तो इंटू 100 करूंगा मैं। तो मेरे को मालूम है कि 1/8 मेरा क्या होता है, तो मेरा होता है 12.5%। तो इसका 7 टाइम मेरे को करना है, तो इंटू अगर मैं 7 करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 87.5%। तो यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दिया हुआ कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का 50% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसा एक डायग्राम बनेगा, तो इधर मेरे को दिया हुआ ये पॉइंट है P और ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे को दिया हुआ है 30 डिग्री। अभी बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इधर से ये P पॉइंट की दूरी 510 मीटर है। तो इधर मेरे को पता है कि इस ट्राइंगल में अगर 30 डिग्री इधर है तो ये मेरा होता है 1 और इधर मेरा हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा मेरा 2। तो अभी पूछा है कि मीनार की ऊंचाई का 50%, तो ये वाली मीनार है और ये इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट का 50% मेरे को बताना है। तो इधर से मेरा क्या आया, √3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 510। तो एक की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/√3। अगर इसमें इसको रेशनलाइज करूं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 170 इसको कट करके 3 से, और ये हो जाएगा मेरा 170 √3 और इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा मेरे पास 85। उसने ये मेरे से पूछा था कि मीनार की ऊंचाई का 50% क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर है मेरा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों A B C D और E में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो मेरे से क्या पूछा उसने, राज्यों A और C में मिलाकर कुल कितने युवा लाखों में बेरोजगार हैं। तो राज्य A कौन सा है, ये वाला है मेरा, और राज्य C कौन सा मेरा, ये वाला है। तो अभी उसने पूछा कि कितने युवा बेरोजगार हैं, तो ये जो दिए हुए हैं ये रोजगार वाले दिए हुए हैं, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बेरोजगार आ जाएंगे। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 1.5 और C में अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा 1.5 आएगा। तो टोटल मिला के मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास टोटल मिला के हो जाएंगे 3 लाख। तो A और C में मिलाकर 3 लाख युवा मेरे पास बेरोजगार हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ कौन सा मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं दिया कि ट्राइंगल ABC में भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि ADC = BAC, ये आपस में बराबर दिए हुए हैं दो एंगल। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी ट्राइंगल है ABC, तो ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। अभी BC पर एक बिंदु है D, तो इधर एक पॉइंट है D, A को मैंने D से मिला दिया। तो अभी उसने बताया कि ADC ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर है, BAC के बराबर है, तो इस वाले एंगल के बराबर है। और CA मेरे को दिया हुआ है 15, तो इधर 15 है और CD = 9, तो ये मेरा 9 है। तो उसने क्या पूछा मेरे से, तो CB की लंबाई ज्ञात करो। तो ये पूरी की पूरी मेरे को बतानी है CB की यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो अभी ये एंगल मेरा ये एंगल के बराबर दिया हुआ है और ये वाला एंगल मेरा कॉमन है। अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC और ADC, और तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये वाला ये जो थर्ड एंगल है ये इसके थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगी मेरे पास, समरूप होगी। अगर समरूपता की मैं अगर प्रॉपर्टी यूज करूं तो x मेरा ये भुजा है इधर, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है A, तो इसके सामने भुजा कौन सी है x, तो मैं लिख लेता हूँ x अपॉन इसमें कौन सा एंगल इक्वल था, इसके ये वाला एंगल इक्वल था, उसके सामने कौन सी भुजा है 15। तो अभी इधर से देख लेता हूँ ये बड़ी वाली ट्राइंगल में ABC में इसके सामने कौन सा है, एंगल B के सामने कौन सी भुजा है मेरे को दी हुई है 15, तो मैं लिख लेता हूँ = 15 और अपॉन में मेरा क्या आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल था इस एंगल के B के, तो इसके सामने कौन सी भुजा है मेरे पास 9। अगर मैं इसको कट करूं तो 3 से कट होगा, 3 × 9 तो 3 × 5 = 15, इस 3 से ये कट होगा 3 × 5 = 15, तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू इधर से मेरे पास क्या आई
25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा अलजेब्रा से है और मेरे से उसने पूछा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताओ। तो a, b और c इधर दिए हुए हैं, तो इधर से मैं देख लेता हूँ। ये मेरा क्या है? √2x का क्यूब है मेरा, होल क्यूब, और माइनस ये √3y का होल क्यूब है। और इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? √2x माइनस √3y, और इधर से मेरे पास आएगा इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इधर से मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। तो इधर से मेरी a की वैल्यू क्या आएगी निकल के? तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इधर से 2, और b की वैल्यू इधर से मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरी आ जाएगी -√6। तो √2 और √3 मेरा क्या होता है? √6। तो इधर क्या आना चाहिए था मेरा? फॉर्मूला में प्लस आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या दिया हुआ? माइनस। तो इसका मतलब ये जो b की वैल्यू थी वो मेरी माइनस में आ जाएगी। तो इधर से अगर मैं c को कंपेयर करूँ तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? तो इस √3 का स्क्वायर करके मेरे पास 3 आ जाएगी। तो अभी इसमें सिंपली इसको पुट करना है। तो इधर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 4, और प्लस b स्क्वायर मेरा हो जाएगा 6, और प्लस c स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9। तो इसको ऐड करके मेरा क्या आएगा? 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है कि हिस्टोग्राम एक एथलेटिक क्लब के 232 छात्रों की ऊंचाई और उनकी संख्या को दर्शाता है। हिस्टोग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में उसने मेरे से क्या पूछा हुआ कि एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिए। तो सबसे बड़े जो छात्र होंगे 32 वो कौन से होंगे? तो इधर ये 20 है और इधर ये 12 है, तो ये मिला के 32। ये सबसे बड़े होंगे कि जिनकी हाइट दी हुई है 160 से 165 और 165 से 170। तो अभी उसने मेरे से एवरेज पूछा है इसका। अगर मैं 160 से 165 वालों का एवरेज लेता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 162.5, और थे कितने? 20 थे, तो इंटू 20 कर देता हूँ मैं। और इधर ये क्या है? 165 से 170, तो इनका एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 167.5, और थे कितने? ये 12, तो इंटू 12 इसका एवरेज मान लेता हूँ मैं 165 है। तो ये 165 से कितना कम है? 2.5 कम है, तो -2.5 20 स्टूडेंट पे कम है। और ये 165 से कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। कितने छात्रों पे? 12 छात्रों पे ज्यादा है। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इधर से ये मेरा आ जाएगा -2.5 इंटू 8, क्योंकि इधर 20 माइनस के थे और 12 प्लस के थे, और इधर ये सेम था 2.5। तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया और 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी मेरा आएगा वो माइनस में आएगा। तो इधर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 25 × 200, तो मेरा आ जाएगा -20। तो -20 था, अभी इसको मेरे को 32 में डिवाइड करना है। तो अपन में क्या करूंगा मैं? 32, तो ये कितने पे कट होगा? तो ये 4 पे कट होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32। तो माइनस का रहेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.6 आ गया। तो इसमें अभी मेरे को ये माइनस का आया है, लेकिन तो मैंने एवरेज क्या लिया था? 165। तो 165 में से मेरे को 0.6 माइनस करना है। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 164.4। तो ये मेरा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? देख लेता हूँ। ये है ऑप्शन नंबर मेरा 4। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 रुपए और 4,50,000 की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन रुपयों में क्या है? तो इधर से जो पी और क्यू की जो धनराशि उन्होंने लगाई है उसका रेशियो क्या है मेरे पास? 1:3। इसका रेशियो ये है। तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, तो इस रेशियो में मेरे को डिवाइड करना है। तो इस रेशियो में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसको कितने मिलेंगे? इसको 40,000 रुपए मिलेंगे। क्यू को कितने मिलेंगे? 1,20,000 रुपए। तो इधर से उसने दिया है कि पी को टोटल कितना मिलता है? 70,000 रुपए मिलते हैं, मतलब 40,000 रुपए तो उसको प्रॉफिट में से मिल गए। तो बचे कितने? 30,000 रुपए बचे हैं। तो ये 30,000 रुपए उसको कहाँ से मिले होंगे? तो उसको वेतन के रूप में मिले होंगे। तो उसका वेतन कितना है? 30,000 रुपए। तो उसने वही मेरे से क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे को दिया हुआ कि यदि x + y + z = 18 है और x y z = 81 है और x y + y z + z x = 90 है, तो x³ + y³ + z³ + x y z का फोर्थ रूट का मान बताइए। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है? ये मेरे पास होता है x + y + z इंटू ये हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर और -3 × xy
प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में 3xyz और एक xyz इधर है तो इसको लिख लेता हूँ मैं 4xyz। तो अभी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18, और इंटू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मेरे पास कितना दिया हुआ 90, और इंटू 3 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 270, और प्लस में आ जाएगा मेरा 4xyz। तो xyz कितना है मेरे पास 81, तो ये मेरा हो जाएगा 4 एकम 4 4 अठे 32, ये मेरा हो जाएगा 324। तो ये मेरा हो जाएगा 18 इंटू, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 54, और प्लस में 324। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आएगा 972, और प्लस में 324। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये मेरा आ जाएगा 1296। तो इसका मेरे को फोर्थ रूट निकालना है अभी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेरे से वही पूछा है। तो 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का, तो 36 इंटू 36, और इसका फोर्थ रूट, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, मतलब ये मेरी हो जाएगी 6 की पावर 4, और इसका फोर्थ रूट मतलब इससे ये 4 से ये वाला कट जाएगा पूरा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ कि यदि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो हमसे क्या पूछा है कि 5 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो इधर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 sin थीटा, और 4 cos थीटा को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 4 cos थीटा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ये 5 sin थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा 5 sin थीटा की जगह अगर मैं रख देता हूँ 4 cos थीटा और माइनस का cos थीटा, तो ये मेरा आ जाएगा 3 cos थीटा। ऐसे ही मैं अपॉन में क्या करूंगा 5 sin थीटा की जगह रख देता हूँ 4 cos थीटा और प्लस में 3 cos थीटा, तो मेरा आ जाएगा 7 cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो क्या बच गया मेरा 3/7। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी में मान लेता हूँ उसका 100 है। तो अभी बोल रहा है कि 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, तो मार्क प्राइस मेरे पास आ जाएगा 120। अभी बोल रहा है उस पर 10% की उसने छूट दे दी, तो मार्क प्राइस पे अगर मैं छूट देता हूँ 10% की, तो मेरा कितना हो जाएगा 10% माइनस करके, तो ये मेरा आ जाएगा 108। तो अभी सीपी मेरा इतना था तो एसपी मेरा कितना आ गया 108। तो इधर से मेरे को क्या पता चला कि उस पर 8% प्रॉफिट हुआ उसको, तो ये मेरा आ जाएगा +8%। यही मेरा आंसर होगा। तो उसने यही पूछा था कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा आया 8%। ऑप्शन नंबर है ये मेरा 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया होगी ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो उसकी आय में मान लेता हूँ 100 है। तो उसकी आय थी 100, तो उसमें से उसने 65% खर्च कर दिया, तो -65, तो बचा कितना उसके पास बच गया 35%। तो अभी उसने बोला है कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। ऐसा क्वेश्चन आते ही ना, तो ये जो दिया हुआ है कि इतनी वृद्धि हुई या कोई भी कमी हुई, तो मैं सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आय के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, क्योंकि ये दिया हुआ है कि आय में इतनी वृद्धि हुई 20.1, और अभी बोला है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो इंटू कर लेता हूँ मैं 20। तो उसने मेरे से पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो उसको मैं मान लेता हूँ x, तो मेरा हो जाएगा इंटू एक्स। तो अभी सिंपली इसको सोल्व करना है, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 2010 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1300 और इक्वल टू हो जाएगा 35x के। तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 710, और ये x की वैल्यू निकालूंगा तो ये अपॉन में आ जाएगा 35 और इज इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा x के। तो अभी मैं 5 से कट कर लेता हूँ इसको, तो 5 से 35, तो इसको कट करूंगा तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास निकल के, तो ये आएगी 7 दूनी 14 और नहीं जाएगा तो 0, और पॉइंट ये मेरा आएगा 7 या 21, मतलब 0.3 के करीब। तो मेरा आ गया 20.3%। तो बचत में उसकी 20.3% की वृद्धि होगी। ये मेरा प्लस में है, प्लस में आने का मेरा मतलब है कि उसमें 20.3% की वृद्धि हुई है। अगर ये मेरा माइनस में आ जाता तो उतनी % की कमी होती। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरा। ऑप्शन नंबर है 1, इंक्रीज बाय 20.3%। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।